कर रहे हैं डिवीजन ऑफ वर्क। अब डिवीजन ऑफ वर्क क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले ये बोलता है कि डिवीजन ऑफ वर्क में वर्क को डिवाइड करो छोटे छोटे टास्क में, ठीक है, और हर एक टास्क के लिए एक स्पेशलिस्ट को रख दो। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे काम होते हैं, उसको मैंने 4 डिवीजन में डाला, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। और इन सभी डिवीजन में मैंने एक स्पेशलिस्ट को रखा। इधर एक प्रोडक्शन मैनेजर को रखा, मार्केटिंग के लिए मैंने एमबीए इन मार्केटिंग को रखा, फाइनेंस के लिए एक सीए को रखा, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी एक अच्छा एक्सपीरियंस पर्सन को रखा। तो जब मैं स्पेशलिस्ट को रखूंगा हर एक काम के लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा बताओ, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन होने से क्या होगा कि एक इफेक्टिव, अरे एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी या एफिशिएंसी बढ़ेगी, राइट। फॉर एग्जांपल, बैलेंस शीट बनाना है, कौन बेटर बना पाएगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटर बना पाएगा कि एक नॉर्मल अकाउंटेंट? सीए। ऑब्वियसली सर सीए, राइट, बिकॉज ही इज मोर स्पेशलिस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो देखो, फेयोल का पहला प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन लाना है, तो आप अपने काम को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो और हर एक के लिए एक स्पेशलिस्ट को रखो। हर काम के लिए खुद मत करो। तो जब आप एक स्पेशलिस्ट को रखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क के बाद अब जो नेक्स्ट आता है उसे हम बोलते हैं डिसिप्लिन, सेकेंड प्रिंसिपल। देखो, फेयोल ने इस प्रिंसिपल को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। वो ये बोलता है कि डिसिप्लिन एक ऑर्गेनाइजेशन में हो तो ये बहुत बड़ा की फैक्टर है वो अपने गोल्स को अचीव करने के। अगर डिसिप्लिन ना हो तो आप गोल अचीव नहीं कर पाओगे। जब मैं कहता हूं डिसिप्लिन, तो इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनो। डिसिप्लिन का मतलब कमिटमेंट देना। कमिटमेंट देना मतलब, आई होप सो तुमने ये सलमान खान की मूवी देखी होगी ना, वांटेड। एक बार जो मैं कमिटमेंट दे दिया फिर अपने आप की नहीं सुनता, सेम। Fayol says कि once an employee or an employer or any person in the organization give its commitment to do this work, he has to do it, and that is called discipline. तो Fayol बोलता है कि एक एम्प्लॉय को डिसिप्लिन्ड होना चाहिए, किसके लिए, 2 चीज के लिए। फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल के लिए, एंड दूसरा जो उसके साथ अग्रीमेंट हुआ है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट। मतलब एम्प्लॉय को कमिटमेंट होना चाहिए, कमिटमेंट देना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में मैं हेल्प करूंगा, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो कंडीशंस और जो टर्म्स की बात हुई है उसको मैं कमिट करूंगा। ये फेयोल बोलता है कि बहुत जरूरी है। और फेयोल ये कहता है कि अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉय ये 2 चीज के लिए डिसिप्लिन्ड हो, तो उसके लिए 3 चीज करनी पड़ेगी। और वो 3 चीज क्या, ध्यान से सुनो। सबसे पहला बोला कि यू रिक्वायर अ गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। हर लेवल पे एक अच्छा सुपीरियर रखो। सर इसका मतलब क्या है, एक अच्छा सुपीरियर रखो? आप अगर अपने एम्प्लॉय से कमिटमेंट चाहते हो कि वो टाइम पे आए, तो उसका बॉस पहली बार टाइम पे आना चाहिए, तो आप अपने एम्प्लॉय को बोल सकते हो। अगर आप अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट करते हो कि काम 2 दिन में खत्म होना चाहिए, तो आपके एम्प्लॉयर के ऊपर कमिटमेंट होना चाहिए कि उनको कोई काम दे तो वो 2 दिन में खत्म करें। His superior should set an example for his subordinate, and that is what Fayol is trying to say in this line. So good superior at all levels. Second, सर हाँ बोल। सर आपके नोट्स में आपने लिखा है रिक्वायर्ड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स, हाँ तो चेंज कर दे। हाँ, एक और याद रख दे, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल्स। ओके सर।
एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर अग्रीमेंट भी क्लियर एंड फेयर होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ये देखो, आप अगर एक्सपेक्ट करते हो कि एम्प्लॉय डिसिप्लिन है, जो भी अग्रीमेंट हुआ है एक एम्प्लॉय और एक एम्प्लॉयर के बीच में, तो पहली बात जो इनके बीच में जो ये अग्रीमेंट हुआ होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए. इनर क्लॉज ऐसे नहीं होनी चाहिए कि एम्प्लॉय को बाद में पता चले और एम्प्लॉय को लगे कि उसके लिए धोखा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल कि एग्रीमेंट में लिखा था कि अगर कोई एम्प्लॉय एक्स्ट्रा काम करता है तो उसको पैसा मिलना चाहिए. एम्प्लॉय बोलता है ओके फाइन, दिस इज कंप्लीटली अग्री. अब उसके साइड में क्लॉज में लिखा था कि हाँ, अगर संडे को बुलाया जाए तो उसको एक्स्ट्रा नहीं मानेंगे, विच इज रॉन्ग. आप क्लियरली बताओ ना कि ऐसा कुछ होता है. सेकेंड, ऐसा कहीं क्लॉज में लिखा ही नहीं था कि कोई भी एम्प्लॉय को अगर छुट्टी मिलनी है तो 3-4 महीने की एक साथ छुट्टी नहीं ले सकता. मतलब 3-4 महीने में छुट्टी लेनी तो 3-4 महीने पहले नोटिस देना है. राइट? सो एनीथिंग विच इज नॉट clear, you cannot expect your employer to be disciplined if your employer-employee agreement is not disciplined, not clear, sorry. And third, judicious application of penalty. इसका मतलब क्या है? जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी, जिसे हम बोलते हैं जैप. एग्जांपल दे दो. 2 एम्प्लॉय थे. रूल था कि अगर कोई 9:30 बजे का टाइमिंग है, कोई इससे लेट आ गया तो हाफ डे की सैलरी कट हो जाएगी. ये 11 बजे आया तो इसके एम्प्लॉय ने जब पूछा क्या रीजन था, उसने बहुत ही खराब रीजन दिया कि घर का कोई रीजन था, तो इसके बॉस ने इसके आधे दिन की सैलरी काट दी. ये 12 बजे आया, उसे रीजन पूछा तो बोला कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, इट वाज अ वेरी पॉसिबल नहीं था टाइम पे आने का. क्या इसकी हाफ डे सैलरी काटोगे आप? क्या आप पर्सन बी की हाफ डे की सैलरी काटनी चाहिए? हाँ या ना? हाँ या ना? अगर आप यहाँ हाफ डे की सैलरी काटोगे तो इट इज रॉन्ग. क्यों? कि बिकॉज देखो, ये ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जो इसके हाथ में नहीं थे, जो इसके हाथ में थे. और ऐसी चीजों में अगर आप पेनल्टी काटोगे तो ये डीमोटिवेट हो जाएगा और ये डिसिप्लिन नहीं रहेगा. इसलिए यहाँ जुडिशियसली पेनल्टी को अप्लाई करना चाहिए. हर जगह ब्लाइंडली फॉलो मत करो. तो फेयल 3 चीज बोलता है. सबसे पहली चीज क्या बोलता है? कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का जो अग्रीमेंट है वो क्लियर एंड फेयर होना चाहिए. उसके लिए क्या बोला? कि एम्प्लॉय शुड बी डिसिप्लिन टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड एम्प्लॉयर एम्प्लॉय अग्रीमेंट सच दैट एक अच्छा सुपीरियर रखो हर जगह पे. एम्प्लॉयर का जो अग्रीमेंट है क्लियर एंड फेयर रखो. एंड थर्ड, जुडिशियसली पेनल्टी को अप्लाई करो. अगर ये चाहते हो, जुडिशियसली एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टी. फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्गेनाइजेशन कमिट करता है, सॉरी एम्प्लॉय, एक मिनट गाइस, अगर एम्प्लॉय कमिट करता है कि वो एक्स्ट्रा वर्क करेगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा पे, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं लेगा, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को लॉसेस से बाहर निकाल सके. ऑर्गेनाइजेशन लॉस है और वो कमिट करता है मैं एक्स्ट्रा काम करूंगा, कोई एक्स्ट्रा पे नहीं लेके, तो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी ये कमिटमेंट हो जाना चाहिए कि कभी भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाए या गेन हो तो उसका कुछ परसेंटेज किसको देना चाहिए, किसको शेयर करना चाहिए? एम्प्लॉयज को. ये होता है कमिटमेंट. गाइस, पूरा डिसिप्लिन समझ आया? चैट पे लिख दो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा. हाँ सर, समझ आ गया. ओके. क्या हुआ बाकी सब? एक मिनट. ओके. अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोलता है? देखो, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, मुझे बता सकता है?
अथॉरिटी का मतलब होता है किसी को राइट टू गिव ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना, पर सिर्फ ऑर्डर देने से कुछ नहीं होता है। ऑब्टेन ओबीडियंस, सामने वाले आपकी बात सुननी चाहिए, आपका ऑर्डर फॉलो करना चाहिए, तब बोलते हो कि आपके पास अथॉरिटी है। मैं सिर्फ ऑर्डर दूंगा, कोई मेरा फॉलो नहीं करेगा, तो उससे अथॉरिटी नहीं बोला जाता। अथॉरिटी तब होती है जब मैं किसी को ऑर्डर देता हूँ, ऑर्डर के साथ सामने वाला मेरा ऑर्डर को एक्सेप्ट करे, तब बोलते हैं हाँ भाई इसके पास पावर है, इसके पास अथॉरिटी है। एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो मेरे पास सिर्फ पावर नहीं आता, पावर के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पाइडरमैन का मूवी का डायलॉग, कि यार सिर्फ पावर नहीं आता, उस पावर के साथ साथ मुझे कुछ काम दिया, कुछ टास्क दिया, उसको अचीव करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी आ जाती है। इट इज अ कोरोलरी। कोरोलरी मतलब अथॉरिटी के साथ आती है, कोरोलरी टू अथॉरिटी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी? इज एन ऑब्लिगेशन। ये एक ऑब्लिगेशन है टू कंप्लीट सर्टेन टास्क, कुछ टास्क को कंप्लीट करने की एक ऑब्लिगेशन है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं। और कोरोलरी का मतलब अथॉरिटी के साथ साथ चलता है। सर ठीक है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझ गया। अब ये होता है कि फेयोल ने क्या कहा। फेयोल बोलता है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेवल पे बैलेंस होना चाहिए। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी लेवल पे बैलेंस होना चाहिए। अब बैलेंस होना चाहिए उसका मतलब क्या? बैलेंस का मतलब कि अगर कभी कभी अथॉरिटी ज्यादा हो जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, इफ अथॉरिटी इज मोर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लेस, तो होगा क्या? एग्जाम्पल हिटलर। हिटलर की बात करो तो हिटलर को इतना ज्यादा पावर आ चुका था और उसको किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, जो डेमोक्रेसी में नहीं होता। आज मोदी के पास पूरे इंडिया का पावर है, पर उसको हर एक चीज के लिए जवाब देना पड़ेगा। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द थिंग्स। दैट सेम थिंग वाज नॉट देयर विद हिटलर, बिकॉज हिटलर एक डिक्टेटर था। जब अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होती, तो उसने क्या किया अपने पावर का? World War 3 2 वर्ल्ड वॉर 2, दैट मींस he misused his power. एंड जब रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी से ज्यादा हो, सर इसका बात, सर इसकी बात करें तो हम मनमोहन सिंह की बात करते हैं। मनमोहन सिंह को हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वो डेमोक्रेटिक कंट्री का एक प्राइम मिनिस्टर था। उसको हर एक डिसीजन का आंसर देना पड़ता था। क्या पर एक्चुअली उसके पास कोई पावर था? क्या एक्चुअली उसकी पार्टी में कोई उसकी बात सुनता था? हाँ या ना? नहीं, राइट। एक्चुअल पावर किसके पास थी? सोनिया गांधी के पास था। पर रिस्पॉन्सिबल हर चीज के लिए कौन हो रहा था? मनमोहन सिंह। ऐसी चीज में वो कभी भी अपना काम प्रॉपर्ली कैरी आउट नहीं कर पाएगा। सो यू विल नॉट एबल टू कैरी आउट हिज वर्क प्रॉपर्ली। वो अपना काम प्रॉपर्ली करा नहीं पाएगा, बिकॉज उसके पास उतनी अथॉरिटी नहीं है। तो फेयोल बोलता है कि दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए मतलब अथॉरिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्यों? उसे मिसयूज ऑफ पावर होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाती है तो काम प्रॉपर्ली कैरी आउट नहीं होता है। आई होप सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें समझ आ चुका होगा, राइट? अब हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। So the fourth principle is remuneration of employees. सर ये क्या remuneration of employees? ये बोलता है कि एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए, फेयोल बोलता है कि एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आप एक रेम्यूनरेशन प्रॉपर्ली नहीं देते हो तो आपके एम्प्लॉय बहुत डिससैटिस्फाइड होते हैं, काम प्रॉपर्ली कैरी आउट नहीं होता और बाकी कोई भी काम प्रॉपर्ली नहीं होगा। अगर ये एक ऐसी चीज है जिसको आपने कवर अप नहीं किया, दैट इज रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉयज को देते हो, जिस पर्पस के लिए वो लोग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं। और यहाँ फेयोल बोलता है कि एम्प्लॉय का जो रेम्यूनरेशन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है सर ये जस्ट एंड फेयर नहीं है, सॉरी एक मिनट बताओ, रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? तो दो चीज में बोला फेयोल ने, एक बोला जस्ट एंड इक्विटेबल एंड दूसरा फेयर होना चाहिए। अब मैंने इसे इक्विटेबल, इसका मतलब क्या है? लेट्स एक हॉस्पिटल में 3 जने, एक डॉक्टर है, एक नर्स है और एक पीयून है। तो फेयोल ये कहना चाहता है कि सभी का रेम्यूनरेशन सेम होना चाहिए।
इक्विटेबल का मतलब ये होता है कि तीनों को सेम लेवल ऑफ सैलरी दो, हाँ या ना? ऑब्वियसली नहीं सर। इक्विटेबल का मतलब रेम्यूनरेशन शुड बी बेस्ड ऑन देयर स्किल्स। ऑब्वियसली सर डॉक्टर की स्किल ज्यादा है, इसका सबसे ज्यादा रेम्यूनरेशन होना चाहिए, फिर इसके बाद नर्स का होना चाहिए, एंड इसके बाद पियून का होना चाहिए। इक्विटेबल मतलब आप रेम्यूनरेशन दे रहे हो उसके बेस्ड ऑन इट्स स्किल्स। एंड जब मैं फेयर की बात करता हूं, मतलब क्या? फेयर का मतलब इतना रेम्यूनरेशन दो कि एक पहली बात ये ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी के अंदर होना चाहिए मतलब आप इतना भी रेम्यूनरेशन मत दो, आप इतना भी रेम्यूनरेशन मत दो कि ऑर्गेनाइजेशन उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाए। तो पहली बात कहा कि इतना ही दो कि अपनी कैपेसिटी के अंदर हो, और वो रेम्यूनरेशन इतना होना चाहिए कि उसको एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। एक नॉर्मल जो होती है कि घर हो भाई, एक मकान हो, फिर एक अच्छा सा खाना, 3 वक्त का खाना मिले, घूमने जा सके, एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, ये फ्योल कहता है। इससे फायदा क्या होगा अगर ऐसा रेम्यूनरेशन होगा? तो आपके जो एम्प्लॉय होंगे वो काफी मोटिवेटेड होंगे, और जब वो मोटिवेटेड होंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज एम्प्लॉय हमेशा काम करना चाहेंगे, और एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशन अच्छा रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी काम है वो बहुत ही स्मूथली चलेगा, राइट? तो रेम्यूनरेशन जो एम्प्लॉय का वो कैसा होना चाहिए बताओ? एम्प्लॉय का रेम्यूनरेशन कैसा होना चाहिए? जस्ट एंड फेयर, सॉरी, जस्ट एंड इक्विटेबल एंड फेयर। व्हेन आई से जस्ट एंड इक्विटेबल मतलब क्या? कि ऐसा रेम्यूनरेशन जो बेस्ड ऑन स्किल्स हो। एंड फेयर का मतलब क्या? कि सर ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी के अंदर हो, और वो इतना रेम्यूनरेशन होना चाहिए कि उनके रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले। और अगर ऐसा रेम्यूनरेशन रहेगा तो एम्प्लॉय काफी मोटिवेटेड रहेंगे, एम्प्लॉय जो मोटिवेटेड रहेगा तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन अच्छा होगा, और अगर एम्प्लॉयर का रिलेशन अच्छा रहा तो काम बहुत स्मूथली चलेगा। ये था चौथा प्रिंसिपल, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। किसी को कोई डाउट? मैं आगे बढ़ूं? ओके चलो। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है कि एक सबऑर्डिनेट को उसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ किससे रिसीव होना चाहिए? उसके अपने एक बॉस से, और किसी से रिसीव नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोलता है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये इस एग्जांपल में मैंने लिया है कि इस मैनेजर को एक मार्केटिंग मैनेजर से भी ऑर्डर मिल रहा है, फाइनेंस मैनेजर को भी बोल रहा है। मार्केटिंग मैनेजर ये बोल रहा था कि अगर आप तू प्रोडक्ट बेचेगा तो मिनिमम 15% का डिस्काउंट देना, वही फाइनेंस मैनेजर बोलते 10 से ज्यादा डिस्काउंट मत देना। जब उसको ऑर्डर एक से ज्यादा होता है तो कंफ्यूजन होता है, जो एक से ऑर्डर रिसीव होता है तो कंफ्यूजन नहीं होता। लेट्स से इफ ही रिसीव्स ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बस, ऐसी वाली सिचुएशन में क्या होगा? अगर आप मार्केटिंग मैनेजर की बात मानोगे तो फाइनेंस मैनेजर को बात नहीं मानी, मतलब उसके ऑर्डर को डिस्टर्ब किया। अगर उसके अथॉरिटी ऑर्डर को डिस्टर्ब किया तो जो एज अ फाइनेंस मैनेजर है उसके दिमाग में ऐसा लगेगा कि अथॉरिटी उसकी अंडरमाइन हो चुकी है, कि मेरी अथॉरिटी ज्यादा नहीं कंपेयर टू मार्केटिंग मैनेजर। थर्ड, जिसकी वजह से डिसिप्लिन बिकम जियोपार्डी, और ये किसको अफेक्ट करता है? यूनिटी ऑफ कमांड को आपने वायलेट किया जिसकी वजह से। ये था यूनिटी ऑफ कमांड। और एक प्रिंसिपल करना है कि यहां तक इनफ है? गाइस और एक प्रिंसिपल करना है कि यहां तक इनफ है? सर सिर्फ मैं और हाँ परवई लेक्चर में अभी तो। हाँ कोई बात नहीं, यहाँ तक इनफ है। मैं रिकॉर्डिंग को डाल देता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ वापस देख लेना।